राजस्थान के दिल में ना एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, व्यापार और संस्कृति तीनों का एक जबरदस्त संगम होता है। तो चलिए, आज हम नागौर जिले की कहानी को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि ये सिर्फ नक्शे पर एक जगह ही नहीं, बल्कि राजस्थान की आत्मा का एक अहम हिस्सा क्यों है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर नागौर राजस्थान की विरासत का इतना मजबूत स्तंभ क्यों माना जाता है। इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? इसकी मिट्टी में, इसके शानदार किलों में और इसके मेलों की जबरदस्त रौनक में। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। किसी भी जगह को समझने के लिए ना सबसे पहले उसकी लोकेशन और उसकी बेसिक पहचान को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आखिर नागौर है कहाँ और इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव आइडेंटिटी क्या है, आइए देखते हैं। तो जिला है नागौर और इसका हेडक्वार्टर भी नागौर शहर ही है। ये अजमेर संभाग का हिस्सा है। 1949 में बना ये जिला राजस्थान के सूखे और अर्ध सूखे मतलब एरिड और सेमी एरिड इलाके में पड़ता है। और यकीन मानिए, यही भूगोल इसकी पूरी कहानी को एक आकार देता है। अब जरा इसके साइज पर गौर कीजिए। 17,718 वर्ग किलोमीटर। ये एरिया इसे राजस्थान के सबसे बड़े जिलों में से एक बनाता है। इतना बड़ा इलाका होने का सीधा मतलब है कि यहाँ आपको अलग अलग तरह की जमीन और एक बड़ी आबादी देखने को मिलेगी, जो इसके महत्व को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। इसकी लोकेशन तो और भी दिलचस्प है। ये राजस्थान के लगभग बीचों बीच है और 6 जरूरी जिलों से घिरा हुआ है। आप सोचकर देखें, एक ऐसा चौराहा जहां से चूरू, सीकर, जयपुर, अजमेर, पाली और जोधपुर के रास्ते निकलते हों। इसी सेंट्रल लोकेशन ने इसे सदियों तक व्यापार और सत्ता का एक बड़ा केंद्र बनाए रखा। और जाहिर है, इस स्ट्रैटेजिक लोकेशन का सीधा असर इसके इतिहास और इसकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। चलिए देखते हैं कि कैसे नागौर का इतना समृद्ध अतीत आज भी इसकी अर्थव्यवस्था की नींव बना हुआ है। नागौर का इतिहास किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। पुराने जमाने में ये जांगल देश का हिस्सा हुआ करता था, जहां नागवंशी राजाओं का राज था। फिर आया मध्यकाल, जब चौहानों और राठौड़ों के बीच सत्ता के लिए जबरदस्त संघर्ष हुआ। और मुगल काल में तो यहाँ की कला और आर्किटेक्चर ने एक नया ही मोड़ लिया, जिसमें मुगल और राजपूत स्टाइल का एक बहुत ही खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। तो आज नागौर की इकोनॉमी किस पर चलती है? यहाँ 3 मेन पिलर्स हैं। सबसे बड़ा हिस्सा, जैसा कि हम सोच सकते हैं, वो है कृषि का। उसके ठीक बाद आता है पशुपालन, जो यहाँ की एक पहचान है। और फिर छोटे और मीडियम लेवल के उद्योग इस आर्थिक पहिए को गति देते रहते हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि वक्त के साथ यहाँ की अर्थव्यवस्था ने कैसे करवट ली है। एक जमाना था जब नागौर बैल, ऊन और कपास के व्यापार का एक बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था। आज यहाँ के किसान मुख्य रूप से बाजरा, ज्वार और दालें उगाते हैं। ये वो फसलें हैं जो इस इलाके की सूखी जलवायु में भी खूब लहलहाती हैं। तो इतिहास और अर्थव्यवस्था के बाद आइए अब नागौर की उन जगहों की सैर करें जो इसे टूरिस्ट्स के लिए खास डेस्टिनेशन बनाती हैं। और यकीन मानिए, यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। और इस लिस्ट में जो नाम सबसे पहले और सबसे शान से आता है, वो है नागौर के किले का। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि राजस्थान के टूरिज्म का ताज है। इसे अहित छत्रगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इस किले की दीवारें आपको दोहरी कहानी सुनाती हैं, एक तरफ युद्धों और संघर्षों की, तो दूसरी तरफ कला और संस्कृति की। यहाँ मुगल राजपूत आर्किटेक्चर का बेहतरीन संगम है और आज यही किला दुनिया भर में मशहूर सूफी संगीत समारोहों का घर भी है। नागौर की पहचान इसके विश्व प्रसिद्ध पशु मेले के बिना तो बिल्कुल अधूरी है। हर साल जनवरी-फरवरी में यहाँ एक अलग ही दुनिया बसती है। ये सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि ऊंट, बैल और घोड़ों का एक बहुत बड़ा बाजार है, जहाँ पूरे भारत से लोग आते हैं। ये वाकई भारत के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है। नागौर सिर्फ किलों और मेलों के बारे में ही नहीं है, बल्कि एक ज्ञान और आध्यात्मिकता का भी एक केंद्र है। लाडनू शहर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जो अपनी जैन विरासत के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं पर प्रसिद्ध जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय भी है, जो इस जगह को एक अलग ही पहचान देता है। इसी तरह खेमसर का किला है, 500 साल से भी ज्यादा पुराना इतिहास अपने अंदर समेटे हुए। आज एक शानदार हेरिटेज होटल में बदल चुका है, जहां टूरिस्ट इतिहास की गोद में मॉडर्न सुविधाओं का मजा लेते हैं। ये कल्चरल टूरिज्म का एक बहुत ही बढ़िया मॉडल है। तो ये तो थे कुछ बड़े नाम, लेकिन नागौर की असली आत्मा तो इसके लोगों में, इसके संगीत में और उन कई मेलों में बसती है जो साल भर यहाँ की जमीन को गुलजार रखते हैं। आइए अब इसकी सांस्कृतिक धड़कन को महसूस करते हैं। नागौर पशु मेले के अलावा भी यहाँ जीवन का उत्सव मनाने वाले कई और मेले हैं,
जैसे रामदेव पशु मेला, मेड़ता का ऐतिहासिक बलदेव पशु मेला और परबतसर का वीर तेजाजी मेला। ये सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि आस्था और परंपरा का भी प्रतीक हैं, और ये मेले नागौर की सांस्कृतिक पहचान का एक अटूट हिस्सा हैं। तो अगर संक्षेप में कहें तो नागौर की असली पहचान इसके कण कण में बसे लोक संगीत में है, इसकी गहरी लोकल कल्चर में है और साल भर लगने वाले इन जीवंत मेलों की रौनक में है। ठीक है, तो इतना सब जानने के बाद अब समझते हैं उस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को जो इस पूरे जिले को चलाता है। ये समझना न केवल दिलचस्प है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बेहद जरूरी है। देखिए, किसी भी जिले का शासन सीधे हमारे संविधान से जुड़ा होता है। मिसाल के तौर पर राज्य सरकार की शक्तियां जिले तक कैसे पहुंचती हैं, ये आर्टिकल 162 तय करता है। जिले की अपनी अदालतें कैसे काम करती हैं, इसका जिक्र आर्टिकल 233 से 237 में है। और सबसे जरूरी, गांवों में शासन की नींव यानी पंचायती राज सिस्टम 73वें संशोधन की देन है। ये नियम ही जिला प्रशासन की रीढ़ की हड्डी हैं। तो अगर एग्जाम के लिए इस पूरी कहानी से एक मुख्य प्रशासनिक तथ्य याद रखना हो तो वो ये है, नागौर जिला राजस्थान के अजमेर संभाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बस इतना याद रखिए। और इसकी पहचान के दो सबसे बड़े प्रतीक कौन से हैं? इसका गौरवशाली ऐतिहासिक किला और इसका विशाल वार्षिक पशु मेला। ये दो चीजें नागौर का ही दूसरा नाम है। और ये सब एक ऐसे भूभाग पर है जो सूखा और अर्ध सूखा है। यही भूगोल यहाँ के लोगों के लचीलेपन और उनकी जीवंत संस्कृति को जन्म देता है। तो हमने तथ्य देखे, इतिहास समझा और संस्कृति को महसूस किया। लेकिन इन सब से परे नागौर का इतिहास, व्यापार और संस्कृति का ये अनोखा संगम हमें किसी भी क्षेत्र के लचीलेपन और उसकी जीवंतता के बारे में क्या सिखाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें नागौर की कहानी से बहुत कुछ सीखने के लिए प्रेरित करता है। सोचने के लिए एक अच्छी बात है ना?